साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है। आज अध्याय 1.3 है, यानी उत्तर मुगल कालीन सम्राट के स्टैटिक जीके एमसीक्यू। ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो गए हैं और ढेर सारा जीके का सीरीज वाइज हम लोग बना रखे हैं प्लेलिस्ट में, तो जाके देख लीजिए। ऑल एग्जाम से रिलेटेड है। अगर ये पूरा प्लेलिस्ट आप केवल देख ही लेते हैं ना, तो वनडे एग्जाम कोई भी ऐसा नहीं कि जो क्रैक ना हो। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने केवल 500 घुड़सवारों के साथ किस मुगल सम्राट के समय 1737 ईस्वी में अचानक दिल्ली पर धावा बोल दिया था? तो यह है ऑप्शन बी सही होगा, मोहम्मद शाह के। देखिए, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पहुंचने पर भयभीत होकर, देखिए बाजीराव प्रथम ने जब दिल्ली पहुंचा तो ये भयभीत हो गए। कौन? वहां का मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भागने की तैयारी में लग गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, नादिर शाह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया करनाल का युद्ध यानी बैटल ऑफ करनाल किस तारीख को हुआ? यह हुआ था 24 फरवरी 1739 ईस्वी में। देखिए, करनाल के युद्ध में नादिर शाह की आधुनिक तोपों के आगे 3 घंटे के भीतर ही मुगल सेना क्या हो गई? तहस नहस हो गई और वो दिल्ली में खूब उत्पात और लूटपाट मचाई। चलते आगे। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली की रक्षा करने और मुगलों की तरफ से लड़ते हुए मारे जाने वाले प्रसिद्ध अमीर कौन थे? तो यह था खाने दौरा यानी मीर बख्श। देखिए, मीर बख्श खाने दौरा इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुआ और अगले ही दिन उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट के शासनकाल में कथक नृत्य और शास्त्रीय संगीत को दिल्ली दरबार में बहुत अधिक संरक्षण और बढ़ावा मिला? यह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला स्वयं संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था और उसके समय ख्याल गायिका तथा कथक का अभूतपूर्व विकास हुआ था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद 1748 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाला इसके इकलौते पुत्र का क्या नाम था? तो वह था अहमद शाह। देखिए, अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी यानी उधम बाई से हुआ था और वह 1748 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का अगला वारिस बना। अगला प्रश्न है, अहमद शाह ने अवध के किस शक्तिशाली नवाब को अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो वह था सफदरगंज। देखिए, अहमद शाह ने सफदरगंज को वजीर का पद दिया, जिससे साम्राज्य में ईरानी और तुरानी गुटों का संघर्ष और तेज हो गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अहमद शाह के समय दिल्ली का वह कौन सा वजीर इमाद उल मुल्क था जिसने खुद बादशाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर दिया था? तो वह गाजिउद्दीन इमाद उल मुल्क यानी फिरोज जंग तृतीय था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अहमद शाह को कैद करने के बाद इमाद उल मुल्क ने जहांदार शाह के किस पुत्र को आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया? यह था अजीमुद्दीन। देखिए, अजीमुद्दीन ने सत्ता संभालते समय औरंगजेब की तरह आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट की हत्या उसके ही वजीर इमाद उल मुल्क ने करवाकर उसकी लाश को दिल्ली के कोटली फिरोज शाह के पास यमुना नदी में फेंकवा दिया था? तो यह है आलमगीर द्वितीय। देखिए, वजीर इमाद उल मुल्क को यह डर था कि आलमगीर द्वितीय अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिला रहा है, इसलिए उसने 1759 ईस्वी में उसकी क्या करा दी? हत्या करा दी थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय किस प्रांत में शरण लिए हुआ था? तो वह बिहार यानी पटना में। देखिए, वजीर के डर से अली गौहर दिल्ली से भाग गया और अपने पिता की मृत्यु के समय वह पटना में था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली में इमाद उल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद काम बख्त के पोते को किस नाम से कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा था? तो यह है शाह आलम द्वितीय के नाम से। देखिए, जब शाह आलम द्वितीय बिहार में था तब दिल्ली में कुछ महीनों के लिए शाहजहां तृतीय को कठपुतली राजा के रूप में बनाया गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न, शाह आलम द्वितीय अपनी जान के डर से दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद शुरुआती 12 वर्षों तक किस शहर या क्षेत्र में भटकता रहा और दिल्ली नहीं आ सका? तो यह इलाहाबाद और लखनऊ में। देखिए, अपने ही वजीर के डर के कारण शाह आलम द्वितीय वर्षों तक अवध के नवाब और अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। चलते आगे। अगला प्रश्न,
किस प्रसिद्ध मराठा महानायक 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को दोबारा दिल्ली लाकर मुगल सिंहासन पर सुरक्षित बैठाया था? तो यह महादजी सिंधिया। देखिए महादजी सिंधिया मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने अपनी सेना की दम पर शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस कर ले गया, जिसके बाद बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है 1788 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले पर कब्जा करके किस रोहिल्ला आक्रांता ने शाह आलम द्वितीय को सुई से अंधा कर दिया और शाही हरम की महिलाओं को प्रताड़ित किया था? यह गुलाम कादिर। देखिए नजीब उद दौला के पोते गुलाम कादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर बूढ़े शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था, जिसके बाद वह महादजी सिंधिया ने उसे फिर मार दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है शाह आलम द्वितीय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, जिसके बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय शासक बना? यह हुआ था 1806 ईस्वी में। देखिए एक अंधे राजा के रूप में लंबे और उतार चढ़ाव भरे शासन काल के बाद 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के भारत छोड़ने के बाद दिल्ली में मुगलों का मीर बख्श और अब्दाली का मुख्य एजेंट कौन बना था? तो यह है नजीब उद दौला यानी नजीब खां, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए रोहिल्ला सरदार नजीब उद दौला ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था और वह शाह आलम द्वितीय का कट्टर दुश्मन था। चलते आगे, अगला प्रश्न किस वर्ष लॉर्ड हेस्टिंग ने यह घोषणा की थी कि अब मुगल बादशाह केवल नाम का राजा है और वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बराबर नहीं है? तो यह है 1823 ईस्वी में। देखिए अकबर द्वितीय के समय अंग्रेजों ने मुगलों के प्रति शिष्टाचार और औपचारिकताएं दिखाई पूरी तरह से। ये अंग्रेज क्या है, उनसे अब शिष्टाचार दिखाना, उनके साथ कोई भी राजा जैसा व्यवहार करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है अकबर द्वितीय के समय लाल किले के भीतर प्रशासनिक और घरेलू खर्चे संभालने वाले सबसे प्रभावशाली महिला कौन थी? तो वह थी मुमताज महल बेगम, यानी अकबर द्वितीय की पत्नी। देखिए मुमताज महल बेगम का अकबर द्वितीय पर गहरा प्रभाव था और वह अपने बेटे जहांगीर बख्त को राजा बनाना चाहती थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद 1837 ईस्वी में जब बहादुर शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र कितनी थी? तो उसकी उम्र थी 62 वर्ष। देखिए बहादुर शाह जफर एक वृद्ध राजा के रूप में गद्दी पर बैठे थे और उसकी रुचि राजनीति से ज्यादा शायरी और सूफीवादी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर के प्रसिद्ध उर्दू कविता के गुरु उस्ताद कौन थे जो दिल्ली के महान शायरों में गिने जाते हैं? तो वह था मिर्जा गालिब और इब्राहिम जैक। देखिए इब्राहिम जैक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि और गुरु थे। जैक की मृत्यु के बाद मिर्जा गालिब उनके उस्ताद बने। चलते आगे, अगला प्रश्न 1857 की क्रांति के समय मेरठ से आए विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया था? 12 मई 1857 को। देखिए 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ और 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंच गए तथा 12 मई 1857 को औपचारिक रूप से जफर को नेता मान लिया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में प्रशासनिक और सैन्य कमान वास्तव में बहादुर शाह जफर के किस सेनापति के हाथ में था? तो वह था वक्त खान। देखिए बरेली से आए सूबेदार वक्त खान ने दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य नेतृत्व संभाला था। चलते आगे, अगला प्रश्न दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद किस ब्रिटिश कैप्टन या अधिकारी ने बहादुर शाह जफर के सामने ही उनके बेटों और उनके पोते की गोली मारकर हत्या कर दी? तो यह कैप्टन हडसन था। कैप्टन हडसन ने दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास बहादुर शाह के बेटों यानी मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र और पोते को सरेआम यहाँ पे गोली मार दी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर पर अंग्रेजों द्वारा लाल किले में चलाए गए मुकदमे में मुख्य आरोपी कौन था? यह ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह और हत्या का साजिश, यानी ऑप्शन बी होगा। देखिए जनवरी से मार्च 1858 तक चले मुकदमे में उन्हें ब्रिटिश
सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोष लगाया गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर की प्रिय पत्नी का क्या नाम था जिन्होंने विद्रोह के समय अपने बेटे को गद्दी दिलाने की कोशिश की थी? तो वह थी जीतन महल। देखिए, बेगम जीतन महल अंतिम समय तक बहादुर शाह जफर के साथ रंगून निर्वासन में भी साथ गई थी। चलते आगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।